नाज़रीन, मेरे कप्तान को एहतजाज, मज़ाहमत और सड़कों की सियासत करते हुए 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक उनकी झोली इलेक्शन की मुराद से खाली है। अदम एतमाद के बाद मेरे कप्तान ने सिस्टम से बाहर निकलकर इस सिस्टम को गिराने की कोशिश शुरू की तो उनके एहतजाज का 1 पॉइंट एजेंडा था कि फौरी इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ। इस एक मुतालबे के लिए मेरे कप्तान ने कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, 2 लॉन्ग मार्च किए, जेल भरो तहरीक शुरू की, यहां तक के अपनी 2 असेंबलियां खुद ही तहलील कर दी, लेकिन उनको आज की तारीख तक इलेक्शन नहीं मिल सका। इस पूरे अरसे में सबसे बड़ा रिलीफ मेरे कप्तान को उस वक्त मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को हुक्म जारी कर दिया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पर अमल करते हुए पंजाब में पोलिंग के लिए 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर करके शेड्यूल जारी किया था, लेकिन वजारत दिफा और खजाना की तरफ से सिक्योरिटी और फंड्स फराहम करने से मुआवजत की गई। इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद 2 दिन पहले इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान करते हुए 8 अक्टूबर की तारीख दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इलेक्शन कमीशन से ताउन करने का ये दरख्वास्त अभी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। इस सारी सूरत हाल पर मेरे 8 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, इलेक्शन की ख्वाहिश में मेरे कप्तान को वाहिद रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिला, लेकिन उन्हें वापस सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया। क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का इंतखाब मुलतवी करने का फैसला खत्म कर देगी? सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान के अलावा सिस्टम के बाकी सारे स्टेक होल्डर्स इलेक्शन मुलतवी करने पर तुले हैं। ऐसे में कानूनी कार्रवाई की अहमियत अपनी जगह, लेकिन क्या मेरे कप्तान को दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बातचीत नहीं करनी चाहिए? सवाल नंबर 3, अगर एस्टैब्लिशमेंट समेत तमाम फरीकैन ने इलेक्शन ताखीर से कराने का तहैया किया हुआ है तो क्या इस सूरत हाल का कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा? सवाल नंबर 4, इलेक्शन के इल्तवा का केस दोबारा अदालत में जाने के बाद हुकूमत के पास अपने दिफा में कौन सी ठोस दलील है? सवाल नंबर 5, शेख रशीद ने कहा है कि निगरान हुकूमत 90 दिन बाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। क्या ये राय कानून के मुताबिक है या शेख साहब की ख्वाहिश है? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान ने गुज़िश्ता 1 बरस में तकरीबन हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। क्या मेरे कप्तान को अपनी पॉलिसी बदलने की जरूरत है? सवाल नंबर 7, आज मेरे कप्तान का मीनारे पाकिस्तान पर जलसा हो रहा है। निगरान हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के काफ़ी कारकुन गिरफ्तार किए हैं और रास्तों पर रुकावटें खड़ी की हैं। क्या निगरान हुकूमत के पास इन इक़दामात का मैंडेट है? सवाल नंबर 8, चौधरी परवेज इलाही ने मेरे कप्तान को असेंबलियां तोड़ने के फैसले से रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे कप्तान नहीं माने। क्या अब मेरे कप्तान को समझ आ गई है कि किसका मशवरा मानना है और किसका नहीं मानना? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद सीनियर तज्जियाकार मुनीफ फारूक साहब, सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और शो में हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर अफनान उल्ला खान साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, सर, सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी अपना इस मामले के ऊपर फैसला दे चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज फिर दरवाज़ा खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का और एक पिटिशन वहाँ पर फाइल की है, लेकिन सर जब पूरे स्टेक होल्डर्स जितने भी प्लेयर्स हैं इलेक्शन मुनक्किद कराने के लिए जब वो नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट किस तरह उनको कन्विंस करेगी, किस तरह कहेगी कि जनाब जाके इलेक्शन कराएं, हमें नहीं पता, आप जाए चाहे जो मर्जी एक्सक्यूज लेकर आए, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे? हाउ विल दैट बी पॉसिबल? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरी एक पोजीशन इस हवाले से जो मैं समझता हूँ वो यही है, और अगर आप उसका केयरफुली इसको एनालाइज करें कि हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके पास अपनी कोई एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं होती। वो फंड्स के लिए डिपेंडेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। वो अपने जो पर्सनल है या दीगर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए वो डिपेंडेंट है मुख्तलिफ इदारों के ऊपर। और इलेक्शन कमीशन ने जो अपना फैसला दिया, जब विड्रॉल किया उन्होंने उस नोटिफिकेशन का जिसमें इलेक्शन शेड्यूल 30 अप्रैल का था, तो उन्होंने रीजंस दी हैं अपनी तरफ से। अब जाहिर बात है वो रीजंस ऐसी नहीं है कि किसी एक अफसर ने आके बता दिया कि हम नहीं कर सकते तो ऐसे ही होगा। ऑब्वियसली उनके पास कोजेंट रीजंस होंगी और पूरी ब्रीफिंग होगी जिसके अंदर जो कुछ बताया गया वो सब कुछ सामने था। जो हुकूमत के लिए एक वरीसम बात है या परेशान कुन बात है वो ये है कि जो लिएजॉन है गवर्नमेंट का और इलेक्शन कमीशन का वो जाहिर होता है। यानी दोपहर को गराना सनाउल्लाह साहब जॉइंट सेशन में आते हैं और फरमाते हैं कि ये इकट्ठे इंतखाबात होने चाहिए और मुल्क बहरानी कैफियत में चला जाएगा। ठीक है, वो ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जिनके ऊपर डिबेट हो सकती है, उनको कंसिडर किया भी जा सकता है, लेकिन
ऐसा होता है और शाम को इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नया नोटिफिकेशन आ जाता है। इससे एक बात जाहिर होती है कि या गवर्नमेंट को पता था कि इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है, या इलेक्शन कमीशन को ये इंतजार था कि गवर्नमेंट आज दोपहर को ज्वाइंट सेशन के अंदर ये करे और फिर इलेक्शन कमीशन उससे अनाउंस करे। तो गवर्नमेंट के लिए जो एक वरीसम बात है वो ये होगी अदालत के सामने। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि इवन अदालत जो है, अदालत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट का है, उसका हुक्म अपनी जगह मौजूद है। बेशक वो 5 जज साहिबान का और वो जिस तरीके से अडॉप्ट किया गया उस पर बहुत तनकीद हुई और डिसेंटिंग नोट भी मौजूद है जज साहिबान के, लेकिन वो एक फैसला है और अपनी जगह मौजूद है। अगर तो हुकूमत ने वहां पर जाकर लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़ने का मकसद ये है कि आपने बताना है कि नहीं जी कम वोट में हम ये नहीं करवा सकते। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आएगी अपने सेक्रेटरी के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आएगी अपनी सेक्रेटरी के थ्रू, फिर शायद मिनिस्टर्स के जाने तक की नौबत होता है। मैं सिर्फ एक खाका आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। तो अगर हुकूमत ने ये ठान ली है या रियासत ने ये ठान ली है कि भाई इलेक्शन अभी नहीं होने और ये वाले इलेक्शन अभी नहीं हो सकते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट चाहे जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का हो या मोहतरम इफ्तिखार चौधरी साहब का हो, अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए फैसलों की फिर भी वो रियासत और उसके इदारों के ऊपर डिपेंडेंट है। लिहाजा ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है वहां पर क्या पोजीशन अडॉप्ट करती है। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ा केयरफुली ट्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज जितनी रीजनिंग दी गई इलेक्शन कमीशन को उसमें वजूहात तो अपनी जगह मौजूद होंगी। अफनानुल्लाह साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, लेकिन एक बात जो बड़ी वरीसम है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ी ऑड पोजीशन में जो है वो खड़ा कर दिया गया है। उनकी जानिब से एक ऑर्डर आता है और दोबारा उनके सामने अब ये सारा मामला दोबारा डिस्कस होगा कि जी असल हकीकत ये है कि जी नहीं होंगे इलेक्शन, आप सिर्फ आपके कहने से नहीं होंगे, इलेक्शन तब होंगे जब तमाम स्टेक होल्डर्स मानेंगे। और जारी बात है इसके अंदर मानने वाली जो बात है वो आप लोगों के ऊपर आ रही है। आपकी हुकूमत की जानिब से ना फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ना सिक्योरिटी दी जा रही है इलेक्शन कमीशन को, और लगता यह है कि एक सिनिस्टर प्लान है आप लोगों की जानिब से कि नहीं होने देने इलेक्शन, होंगे तो तब होंगे जब हम चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि हम इलेक्शन में ज़रूर जाना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर जो है वो मज़ीद और डिस्टेबिलिटी बढ़े। आपको मालूम है कि इस वक्त विफाक में हमारी हुकूमत है। अगर विफाक के अंदर हमारी हुकूमत होगी और इलेक्शन होंगे और अगर इमरान खान साहब हार गए तो वो ये कहेंगे कि देखें जी ये तो विफाक में बैठे हुए थे, इन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके जो है मुझे इलेक्शन हरा दिया। उससे फिर मज़ीद डिस्टेबिलिटी पैदा होगी। और आपको मालूम है कि 2008 में जो है KPK गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो गई थी काफ़ी कुछ महीने पहले इलेक्शन से, और फिर मोदी जब शहादत हुई तो फिर इलेक्शन आगे मजीद भी चले गए थे। तो ये लेकिन KPK का इलेक्शन जो है वो साथ ही हुआ था विफाक के इलेक्शन के साथ, तो इसकी प्रेसिडेंस भी ऑलरेडी मौजूद है इस मामले की। लेकिन अगर हमने इस सारे ये जो भी पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है इसकी अगर हमने जड़ पे जाना है तो इसकी जड़ वो 63A का गलत फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो आइन के जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट था, और जिसकी वजह से जो है फिर वो बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। पंजाब में डिस्टेबिलिटी आई, एक हुकूमत गई दूसरी आई, फिर उसके बाद जो है वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई। तो ये क्या कहते हैं बुनियादी वजह है। और देखें, ये बात तमाम लोगों को समझनी पड़ेगी कि ये नहीं हो सकता कि जब आपको सूट कर रहा हो तो आप कहें आइन बड़ा अच्छा है, आइन को फॉलो किया जाए, जब आपको सूट ना कर रहा हो तो आप कहें जी वोट पड़ेगा, वोट कास्ट होगा मगर काउंट नहीं होगा। जो है आप जो है वो पनामा की बेंच बना के अफनानुल्लाह साहब, क्या यही बात आप लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं होती कि जब कासिम सूरी साहब का फैसला आया था तब आप लोगों ने हमें बताया था कि जनाब आला अदलिया का एहतराम करना सीखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, जजेस की तस्वीरें लगा के एहतजाज किया जा रहा है, उनके खिलाफ ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। उस वक्त तो आप लोगों ने हमें तमाम ये इस किस्म के लेक्चर्स दिए थे। आज जब आप लोगों को एक फैसला पसंद नहीं आता तो फिर आप कहते हैं कि जी सिस्टम हम चलने नहीं देंगे, आप जो मर्जी करते रहें, आप ऑर्डर्स दें, आप कुछ भी करें, हमने नहीं चलने देना, इलेक्शन तब होंगे जब। देखिए, अगर आपने मजीद इसके अंदर पीछे जाना है तो हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी है उसकी जो हुई थी उसके अंदर हमारी जो बड़ी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बड़ी कुर्बानियां थी। हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की थी, लेकिन जो है वो जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा एक दिन कि जी मुझे खोसा साहब ने कहा कि तुम कहाँ बाहर घूम रहे हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा मसला हल कर देता हूँ। जब जहाँ पे ऐसे मामलात होंगे, व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो JIT बनेगी, फिर एक पार्टी को मलाइन किया जाएगा, तो फिर आप देखें ना, हम फिर भी चाहते थे
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 200 पेशियां भुगती, हालांकि वो ज्यादती थी, केस बनाया गया था उनके ऊपर, और उसकी जो है फिर वो वीडियोस भी बाद में बाहर आई। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुसलसल आप एक पार्टी को टारगेट करते जाएं, और आप जब आपको इमरान खान को सूट कर रहा है तो आप आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जब इमरान खान को सूट कर रहा है तो आप आइन को करना शुरू कर दें। सर आपका पॉइंट समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। मेरा ये ख्याल है कि अभी भी मामला जो है वो सुलझाया जा सकता है, लेकिन ये अगर कोई समझना शुरू हो जाए कि उसका दिल चाहेगा तो वो करेगा, ऐसा नहीं मानेंगे हम।